हेलो दोस्तों, सुमन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप सभी लोग कैसे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट सेशन से जुड़ जाइएगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मैं ईवीएस का पार्ट करा रही हूँ, ईवीएस और एसएसटी का यूपी टेट के लिए। तो आप सभी लोगों को आगे का सेशन कैसा लग रहा है वो जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, ताकि आप सभी जितने भी लोग यूपी टेट सी टेट को देना है उनके लिए ये वीडियो फायदेमंद हो सके। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट में हमको बताइएगा कि आपके वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए, कल तक देखिए कितना किए थे। कल तक हम लोग 150 क्वेश्चन किए थे। आज 151 जो देखिए कि भाग जीव विज्ञान, स्वास्थ्य, पोषण और यूपी स्पेशल से लिया गया है। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट और चलिए शुरू करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन या टोकोफेरॉल। तो जो विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, जो है एस्कॉर्बिक। और यह विटामिन जो है खट्टे फलों में, जैसे आंवला में, नींबू में, संतरा में मिलता है। और यह क्या करता है? शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है और घाव भरने में मदद करता है। तो 152 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जो रतौंधी है वो किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो इसका नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की। और इसका रासायनिक नाम क्या है ये भी पूछ सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनाल है। और इसकी कमी से जो है इंसान को अंधेरा होने या रात के समय साफ दिखाई देना बंद हो जाता है। और इसका प्रमुख स्रोत क्या है, जिसे कि क्या हम खा सकते हैं? तो इसका विटामिन ए। तो इसमें जो है कि गाजर की प्रचुर मात्रा लेने पे इसको ठीक किया जा सकता है। अब 153 नंबर का देखिएगा, रिकेट्स जो सूखा रोग होता है किस कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई। तो जो सूखा रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी सबसे अधिक मात्रा में हमको धूप से प्राप्त होता है। और सुबह सुबह बोलते हैं कि धूप लेने से विटामिन डी की कमी जो है पूरी होती है। और इसकी कमी से जो है बच्चों की हड्डियां जो है टेढ़ी मेढ़ी और कमजोर हो जाती हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग के जमाने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने में, जैसे चोट लगता है तो उस पर खून बहने जो बहता है उसको रोकने के लिए इसका फायदेमंद ये होता है। और शरीर में प्रोथम्बिन नामक तत्व की जरूरत होती है, जिसके निर्माण में ये विटामिन जो है उसकी मदद करता है। और इसकी कमी होने पे खून जो है, शरीर में चोट लग गया तो खून बहना जो है बंद, अगर विटामिन के की कमी है आपके शरीर में तो खून जो है बहना बंद नहीं होगा। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो बेरी बेरी है, विटामिन बी1, थायमिन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो जो बेरी बेरी रोग है वो किस कमी से होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन बी1, थायमिन की कमी से होता है। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? जो मलेरिया रोग है वो किस परजीवी के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम, ट्रिपनोसोमा, अमीबा, लिस्मेनिया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो जो मलेरिया रोग है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम। जो मलेरिया है किसी बैक्टीरिया या वायरस से नहीं, बल्कि एक कोशी प्रोटोजोआ जो होता है, एक कोशी प्रोटोजोआ, जिसे प्लाज्मोडियम से होता है, जिसे मच्छर एक बीमार इंसान से स्वस्थ इंसान में फैलाता है। जैसे कोई बीमार है, उस मच्छर उसे काट के फिर दूसरे इंसान स्वस्थ आदमी को भी काटेगा तो उसको भी यही प्रॉब्लम हो जाएगा। तब 157 नंबर का देखिएगा, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? जो डेंगू होता है वो किसके? एनाफिलिस के, एडिस के, क्यूलेक्स के, इनमें से कोई नहीं। तो जो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एडिज के काटने से होता है। और डेंगू वायरस से होने वाली बीमारी जिसे एडिज इजिप्टी मच्छर फैलाता है। डेंगू जो होता है वायरस से होने वाली बीमारी जो होता है जिसे एडिज इजिप्टी कहा जाता है, मच्छर फैलाता है। यह मच्छर अमूमन साफ और ठहरे पानी पनपता है। जो साफ पानी है, आपको लगेगा ये साफ पानी इसमें नहीं होगा, तो इसी में पनपता है
और दिन के समय काटता है और इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो दिन के समय काट लेगा, आपको बुखार आना चालू हो जाएगा, मलेरिया ठंडा देके, तो वही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित है? जल जनित, जल से होने वाला रोग कौन सा है? चेचक है, मलेरिया, हैजा या टीबी? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जल से जो होता है हैजा होता है, कलरा। दूषित पानी या मक्खियों द्वारा गंदे किए गए भोजन को खाने से विब्रियो कालेरी नामक बैक्टीरिया पेट में चला जाता है। जो इसका बैक्टीरिया होता है वो विब्रियो कालेरी होता है, जो पेट में चला जाता है, जिससे क्या होता है, हैजा में क्या होता है, उल्टी और दस्त होने लगता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट कोच ने? तो जो पेनिसिलिन है उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज की थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और इन्होंने 1928 में फंगस जो कवक है से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा बनाई थी, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है कवक है, उसके लिए एंटीबायोटिक जो है बनाई गई है। और जिसने अलेक्जेंडर ने जो बनाई पेनिसिलिन, वो चिकित्सा जगत में एक क्रांति ला दी थी उस टाइम 1928 में। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने, जोनास साल्क ने, लुई पास्चर ने या रॉबर्ट हुक ने? तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा चेचक के टीके का? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने। इन्हें इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने गाय के चेचक के वायरस से, गाय का जो चेचक का वायरस था, इंसानी स्मॉल पॉक्स से, मतलब चेचक से पहला सुरक्षित टीका तैयार किया था। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या स्टेरलाइजेशन? तो जो दूध से दही बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किण्वन कहा जाता है। जो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया दूध में मौजूद होता है और लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिससे दूध गाढ़ा होकर दही बन जाता है। इस जैविक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको किण्वन कहा जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो इंसुलिन है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, मधुमेह, घेंघा या चेचक? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मधुमेह या डायबिटीज। हमारे अग्नाशय से जो है इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो खून में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। इंसुलिन हार्मोन जो शरीर में क्या करता है? शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। इसके न बनने पे, जब इंसुलिन हमारे शरीर में नहीं बनना होगा तो ब्लड शुगर जो है अनियंत्रित हो जाता है और डायबिटीज हो जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से, आयोडीन की, कैल्शियम की या विटामिन सी की? तो जो घेंघा रोग है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से होता है। जैसे घेंघा रोग जो होता है, गले में मौजूद थायराइड जो ग्रंथि होता है, अपना काम करने के लिए आयोडीन की जरूरत उसको पड़ती है। भोजन में इसकी कमी होने पे, जब भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो गला सूजकर बहुत बड़ा हो जाता है, जिसे घेंघा रोग कहते हैं। एनीमिया या रक्त अल्पता रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया जो होता है वो किसकी कमी से? लोहा, कैल्शियम, आयोडीन या फास्फोरस? तो 164 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, तो एनीमिया जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहा, आयरन। हमारे खून के लाल कणों को बनाने के लिए लोहे की बहुत जरूरत है। जो खून में लाल कण होते हैं उसको बनाने के लिए लोहे की बहुत जरूरत होती है, और लोहे की कमी से, आयरन की कमी से खून कम हो जाता है, जिससे कमजोरी और पीलापन हो आता है। और इसके लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ इसका सबसे अच्छा स्रोत है। तो जिस किसी को भी एनीमिया हो जाए वो हरी पत्तेदार सब्जी खाए और गुड़ खाए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है, थायराइड है, यकृत है या अग्नाशय है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगी? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत, लीवर। तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यह पित्त रस को बनाता है और शरीर के जहरीले तत्वों को साफ कर देता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे में कौन सी गैस छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो 166 का देखिएगा, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो क्या होता है, पौधे धूप, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, जो पेड़ पौधे हैं वो
धूप, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया के अंत में वो क्या करते हैं कि इंसानों और जीवों को जिंदा रहने के लिए जरूरी ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, उसी से हम सभी लोग जिंदा हैं। पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, रंध्र के द्वारा, त्वचा के द्वारा। तो जो पौधे में जल का संवहन जो हो जाएगा वो किससे होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाइलम के द्वारा होता है। पौधे के तनों के अंदर दो तरह की पाइपलाइन होती है। जाइलम जड़ों से सोखा गया पानी ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। जो जाइलम है वो जड़ों से पानी को सोख लेता है और पानी को ऊपर पत्ती तक पहुंचाता है, और फ्लोएम जो है पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। तो जल का संवहन जो करता है वो जाइलम करता है, और फ्लोएम जो है भोजन को बाकी हिस्से तक पहुंचाता है। कीट भक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं किसकी कमी से? कीट पक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं उसमें किसकी कमी होती है? मैग्नीशियम की कमी होती है, नाइट्रोजन की, कैल्शियम की, या पोटेशियम की? तो जो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नाइट्रोजन की कमी से होता है। जो घटपर्णी है या फीचर प्लांट है या वीनस फ्लाईट्रेप है, जैसे पौधे ऐसे दलदली जमीन पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन नहीं होता है। जहां नाइट्रोजन नहीं होगा वहां दलदली जमीन है तो वहां पौधे उगते हैं। अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे चालाकी से कीड़े मकोड़ों को जो है फंसा कर खा जाते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच में की कड़ी किसे माना जाता है? जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, बैक्टीरिया, वायरस या विषाणु, अमीबा या कवक? तो जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है वो क्या होती है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायरस। जब तक हवा या किसी बेजान चीज पर होती है वे मरे हुए समान निर्जीव होते हैं, लेकिन जैसे ही वे किसी इंसान या पौधे के शरीर में घुसते हैं वे जिंदा सजीव होकर अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? जो सीएनजी है मुख्य घटक क्या है? प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन या एथेन? तो 170 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा सीएनजी के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीथेन। और इसमें देखिए बहुत जगह पूछ देता है सीएनजी का फुल फॉर्म, तो इसका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, और यह पर्यावरण के लिए साफ ईंधन माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग 80 से 90% मीथेन होता है। जो मीथेन गैस होता है दोस्तों, ये क्या होता है, जलने पे जो है बहुत कम धुआं छोड़ता है। इसको जब जलाया जाता है तो इसमें बहुत कम धुआं निकलता है। तो अब 170 नंबर हो गया। 171 का देखिएगा, एलपीजी जो रसोई गैस है उसके लिए जो है मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? एलपीजी में जो है कौन सी गैस होती है? मीथेन और एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, हाइड्रोजन और मीथेन, और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो है इसमें कौन सा होगा? 171 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो 171 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। तो जो होता है इसका क्या फुल फॉर्म होगा? एलपीजी का फुल फॉर्म भी कभी कभी आ जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम, हमारे घरों के जो लाल सिलेंडर में अधिक दबाव है, इन गैसों को लिक्विड बनाकर भरा जाता है, तो इसमें मुख्य रूप से हिस्सा ब्यूटेन का होता है। जो मुख्य हिस्सा होता है वो ब्यूटेन का होता है। ऐसे प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों पाए जाते हैं। तो एलपीजी का रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सा बदबूदार पदार्थ मिलाया जाता है? जो एलपीजी है वो निकल रहा है, वो रिसाव हो रहा है, कौन सा बदबूदार पदार्थ मिलाकर बताया जाता है? तो ये एथिल मरकैप्टन, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्लोरोफार्म या ईथर। तो इसका क्या हो जाएगा? 172 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 172 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एथिल मरकैप्टन। तो ये क्या हो जाता है? एलपीजी जो गैस की अपनी कोई गंध नहीं होती है। अगर कोई लीकेज हो तो तुरंत पता चल सके और बड़ा हादसा ना हो, इसलिए सुरक्षा के लिए उसे जानबूझकर तीखी गंध वाला, जो तीखी गंध वाला है जो है एथिल मरकैप्टन केमिकल मिलाया जाता है। इसमें मिलाया जाता है ताकि वो लीकेज हो तो पता चले। अब आगे देखिएगा 173 नंबर क्वेश्चन का, बायोमास ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? जो बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, एग्जाम में जो है क्या सबसे ज्यादा देखना है? नहीं है, नहीं का प्रयोग हुआ है कि नहीं। तो लकड़ी, गोबर गैस, परमाणु ऊर्जा या कोयला? तो जो बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है वो क्या नहीं है? परमाणु ऊर्जा नहीं है। पेड़ पौधे और गोबर और कचरे से मिलने वाली ऊर्जा को जो है बायोमास कहते हैं, जबकि परमाणु ऊर्जा जो है न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों को तोड़ने से मिलती है। तो ये बायोमास है। और बाकी जो क्या है,
लकड़ी, गोबर, बस, गैस, कोयला, ये बायोमास का ऊर्जा का उदाहरण है। अब 174 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है, तोता है, कबूतर या गौरैया? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोर है। और भारत सरकार ने 1963 में इसके अद्भुत सौंदर्य के लिए, जो मोर होता है वो सुंदर होता है, सौंदर्य और पूरे देश में मौजूदगी के कारण इसे राष्ट्रीय पक्षी, जो इतना सुंदर लगता है इसलिए इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था 1963 में। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेसस है, पावोक्रिस्टेसस। अब 175 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, उत्तर प्रदेश का, जिसे लग रहा है कि यूपी से लगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर, गौरैया, सारस है या कोयल है? तो 175 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। जो सारस से सबसे ऊंचा उड़ता है, जो उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके और दलदली जमीनों पर मुख्य रूप से जोड़ों में रहता है, ये जोड़ों के साथ रहता है सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है, पीपल है, अशोक है या नीम है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। और इसे स्थानीय भाषा में जो है सीता अशोक भी कहते हैं। हिंदू मान्यताओं और आयुर्वेद में इसे सुंदर और घने पेड़ का बहुत महत्व है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो क्या है? बारहसिंघा, शेर, बाघ, हाथी? तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बारहसिंघा है। और इसे क्या स्नैप डीड भी कहते हैं। इसके सींगों में जो है बहुत सी शाखाएं होती हैं। यह मुख्य रूप से यूपी में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के दलदली इलाकों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? कमल, पलाश, गुलाब या गेंदा? तो राजकीय पुष्प कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा? पलाश हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 179 नंबर का, बिहू भारत के किस राज्य का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, असम का, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा का? तो जो बिहू है वो भारत के असम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। और ये जो होता है कि साल में जो 3 बार फसलों की कटाई होती है, मौसम बदलने में स्वागत के उत्साह में इसको मनाया जाता है, बिहू को। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? कथक जो किस, उत्तर भारत का, केरल का, तमिलनाडु का या आंध्र प्रदेश का? तो ये कथक जो है उत्तर भारत में, और ये उत्तर प्रदेश की प्राचीन नृत्य शैली है। अब 181 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? चरकुला अवध से, ब्रजभूमि से, बुंदेलखंड से या रोहिलखंड से? तो चरकुला जो नृत्य है वो किससे रिलेटेड है? तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, चरकुला जो है ब्रजभूमि से है। मथुरा और होली के त्योहारों से जुड़ा एक अनोखा लोक नृत्य है, जिसमें महिलाएं अपने सिर पर एक भारी लकड़ी का पहिया, जो चरकुला कहा जाता है, जिसको रखकर उस पर जलते हुए 108 दीपक संतुलित करते हुए थिरकती हैं। तो सेशन कैसा लग रहा है? चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएं। तो 182 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 22 मार्च को, 23 मार्च को या 5 जून को? तो जो विश्व वानिकी दिवस है वो 182 नंबर क्वेश्चन का, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 22 मार्च को मनाया जाता है। स्वच्छ पीने के पानी और संकट से जल संरक्षण के उपायों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। नहीं, गलत हो गया। विश्व वानिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये विश्व वानिकी दिवस ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च को मनाया जाता है। और इसका विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है वो ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी 22 मार्च को मनाया जाता है। और जो वानिकी है वो जंगल के महत्व और पर्यावरण के संतुलन में पेड़ों की भूमिका के प्रति दुनिया को जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस को मनाता है। अब देखिएगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है?
तो पृथ्वी दिवस जो है 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 5 जून को या 11 जुलाई को। तो पृथ्वी दिवस जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 22 अप्रैल को। पर्यावरण में होने वाले नुकसानों को रोकने और धरती माँ के बचाने के संकल्प के साथ 1970 से हर साल पूरी दुनिया में ये जो पृथ्वी दिवस है हर पूरी दुनिया में मनाया जाता है वर्ल्ड में 22 अप्रैल को। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? दक्षिण अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का या केन्या का? तो जो कंगारू है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का। कंगारू एक मार्सुपियल जो होता है जीव है जो अपने पेट की थैली में बच्चे को पालता है, जो केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत अधिक पाया जाता है। और इसलिए ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? कंगारुओं का देश। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में होगा ऑस्ट्रेलिया। इंसानों में कान कितनी तीव्रता तक ध्वनि सुरक्षित रूप से सुन सकते हैं? WHO के अनुसार जो है 45 डेसिबल तक, 80 डेसिबल तक, 120 डेसिबल तक या 150। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 45 डेसिबल तक ध्वनि को जो है सुन सकते हैं, जो कि मानसिक और इंसानी कान के लिए बहुत ही ठीक है, बस 45 डेसिबल तक। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, पेरिस के फ्रांस में, न्यूयॉर्क में या USA में? तो ये क्या हो जाएगा? इसका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नैरोबी के केन्या में है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह कौन सा जंतु है? जो WWF का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? बाघ, जाइंट पांडा, ध्रुवी भालू या गैंडा? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाइंट पांडा। जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1961 में हुई थी। काले और सफेद रंग का यह प्यारा जीव होता है जो दुनिया भर में वन्य जीव को बचाने के लिए इस सबसे बड़े संगठन का वैश्विक लोगो है। क्या है? जाइंट पांडा। एग मार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, प्रसंस्करण से या उत्पादन से? तो एग मार्क जो है वो किसका संबंध है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुणवत्ता से। जो भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा जो कृषि और खाद्य शुद्धता वाले उत्पादों का, जैसे शुद्ध शहद, घी, मसाले जो भी होते हैं, इस पे एक मार्क का सरकारी ठप्पा लगता है जिससे उसको गुणवत्ता उसकी दर्शाई जाती है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? जो वन्य जीव सप्ताह है वो कब मनाया जाता है? 190 नंबर का देखिएगा, जो वन्य जीव सप्ताह है वो कब मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर, 15 से 21 अक्टूबर, 1 से 7 जून या 15 से 21 जून? तो ये कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 से 7 अक्टूबर का। भारत भर में लोगों को वन्य जीव के संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह के रूप में मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में प्रदूषण मापने से संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रीन ट्रिब्यूनल सर्वे ऑफ इंडिया या केंद्रीय जल आयोग? तो इसका क्या हो जाएगा? एजेंसी भारत को प्रदूषण मापने के से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB। अब 192 क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से, जो तिब्बत से सांगपो नदी निकलती है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? तो ये 192 का क्या हो जाएगा? तो 192 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सांगपो को ही इंडिया में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अब 192 का हो गया। अब 93 का। सैनिक या आर्मी वर्म किस फसल का मुख्य नासी कीट है? सैनिक या आर्मी वर्म किस फसल की नासी कीट है? गेहूं, धान, गन्ना या कपास? तो इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धान का। आर्मी वर्म एक ऐसा खतरनाक कीड़ा है जो कैटरपिलर है, जो झुंड से सेना की तरह हमला करता है और रातों रात धान और चावल की सबसे बड़ी फसलों को, पत्तियों को खाकर बर्बाद करता है। एस्किमो जनजाति के बर्फ के घरों को क्या कहा जाता है? जो एस्किमो है जनजाति के बर्फ का जो घर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इग्लू, ट्यूब
ट्रॉपिकल या यूट कहा जाता है। तो 194 का क्या हो जाएगा, तो एस्किमो को जो बर्फ से घर होता है उसको इग्लू कहा जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जैसे अलास्का और ग्रीनलैंड में जो बर्फ में रहने वाले लोग होते हैं, बर्फ के टुकड़ों को आपस में जोड़कर गुंबद के आकार का घर बनाते हैं। बर्फ की परतों के बीच फंसी हवा अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, जिससे घर अंदर से गर्म होता है और उसको इग्लू कहा जाता है। किस देश के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया, अमेरिका से, यूके से, सोवियत संघ से या फिर जर्मनी से। तो जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए, अमेरिका यूएसए से लिया गया है 195। तो भारत संविधान के निर्माताओं ने नागरिकों को सरकार के खिलाफ सुरक्षा देने के लिए बड़े मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 2, 10, 12 या 15। तो ये क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति। तो उसमें 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने वाले 12 प्रसिद्ध लोगों को बिना चुनाव के सीधे राज्यसभा द्वारा सांसद द्वारा मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति। वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो होता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, वन्य जीव संरक्षण में, वन संवर्धन में, पशु चिकित्सा में, जैव प्रौद्योगिकी में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण में। तो जो राजस्थान के बिश्नोई समाज की अमृता देवी थी, उन्होंने 1730 में पेड़ों के कटने से बचने के लिए अपनी बेटियों सहित जान दे दी थी। अमृता देवी जो है उन्होंने 1730 में अपनी बेटियों को सहित पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। उन्हीं की याद में यह पुरस्कार पर्यावरण और जीवों की रक्षा करने वाले जांबाज लोगों को दिया जाता है। सोलर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा। तो इसका क्या हो जाएगा, सोलर सेल को किस ऊर्जा द्वारा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अब 199 क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। जो 199 क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी, चार्ल्स एल्टन ने, एजी टांसले ने, ओडम ने या अर्नेस्ट हैकेल ने। तो जो अवधारणा की शुरुआत जिन्होंने की थी, चार्ल्स एल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इन्होंने 1927 में पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा दी थी और इसी कारण जो है इन्हें एल्टोनियन पिरामिड कहा जाता है। अब 200 का क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। तो 200 का देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। तो वीडियो कैसा लगता है आप सभी लोग जरूर बताएं। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो कहाँ स्थित है, नागपुर में, नई दिल्ली में, देहरादून में या चेन्नई में। तो इसका जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नागपुर में है, जो कि इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। तो आप सभी लोगों को कैसा लगा ये सेशन कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।